मई 2018 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में खुशी की लहर थी। वजह था कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा। तब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी। बीजेपी को रोकने के लिए 37 सीट जीतने वाली जेडीएस को कांग्रेस ने सीएम पद दे दिया और उसे विपक्षी एकता का देश में नया प्रयोग कहा गया। 23 मई 2018 इस दिन कर्नाटक में विपक्षी एकता का मंच सजा था। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर बरसों बाद मायावती और अखिलेश साथ दिखे थे। कांग्रेस को कोसने वाली मायावती सोनिया गांधी से मिल रही थी। ममता बनर्जी, स्टालिन और सीताराम येचुरी जैसे तमाम दिग्गज इस विपक्षी एकता के मंच को सुशोभित कर रहे थे। तब विपक्षी दिग्गजों ने कर्नाटक की तस्वीर को विपक्षी एकता का बेंचमार्क कहा था। तब जोर शोर से ये बात कही गई थी कि कर्नाटक में दिखी हुई एकता अब देश में दिखेगी और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। लेकिन ना ही कुमारस्वामी की सरकार ज्यादा दिन चली और ना ही विपक्षी एकता का नारा। फिर वही मौका है, वही मौसम है और वही इरादा है। बस साल बदल गया है। लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले अब फिर एकता का इरादा लिए विपक्षी दिग्गज कर्नाटक की जमीन पर हैं। मकसद 2024 चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना है। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। क्या विपक्षी दलों के नेता सीट शेयरिंग पर आपसी मतभेद सुलझा पाएंगे? क्या विपक्षी दलों के बीच एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनेगी? क्या विपक्षी दिग्गजों के बीच विपक्षी गठबंधन के चेहरे पर सहमति बनेगी? विपक्ष के दिग्गज जब मिशन 2024 के महामंथन के लिए जुटेंगे तो ये सवाल उनके सामने होंगे। इन सवालों में सबसे बुनियादी सवाल सीट शेयरिंग का है। कौन दल किस राज्य में कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये कैसे तय होगा? ये विपक्ष का चैलेंज नंबर 1 है। यह विपक्षी दिग्गजों की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर एक साथ लड़ना है तो सबसे पहले यह तय करना होगा कि कौन कहां से और कितनी सीटों पर लड़ेगा। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि विपक्षी एकता के मंच पर जुटी कई पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं। कांग्रेस ने बेशक केंद्र के अध्यादेश का विरोध कर आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिलाया हो, लेकिन दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी अदावत है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ हैं। केरल में लड़ाई लेफ्ट और कांग्रेस के बीच ही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने से इनकार करती रही है। यही वो पहला और बड़ा सवाल है जिससे विपक्षी नेताओं को जूझना होगा। देखिए, अलायंस जो होगा वो स्टेट स्पेसिफिक होगा और हर स्टेट के अंदर, जैसे आप कह रहे हो, ठोस परिस्थितियां अलग अलग है। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि ये संभव है कि विपक्ष के वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा ना मिले। इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आएगी। सीटों के बंटवारे के बाद बात उन मुद्दों को लेकर होगी जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों के बीच असहमति देखने को मिलती रहती है। विपक्ष की बैठक में शामिल सभी पार्टियां अपने अपने राज्यों और वोट बैंक के मुताबिक मुद्दे तय करती हैं। लेकिन कई बार राष्ट्रीय राजनीति में इन मुद्दों पर सहमति नहीं बनती। मौजूदा दौर में यूसीसी पर कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां जहां विरोध में हैं, वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और जेडीयू जैसी पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं। कांग्रेस सावरकर को माफी वीर कहती रही है, वहीं उद्धव वाली शिवसेना सावरकर को वीर स्वतंत्रता सेनानी कहती है। अदानी के मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठाती रही है, वहीं शरद पवार ने इस मुद्दे को उतना तवज्जो नहीं दिया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी विपक्षी दलों में एक राय नहीं है। मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे भी हैं जो विपक्षी दलों में मतभेद की वजह हैं। सवाल ये है कि आखिर इन मुद्दों पर विपक्षी दिग्गज सहमति कैसे बना पाएंगे? विपक्ष क्या इन मुद्दों पर मतभेद सुलझाकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पाएगा? विपक्ष का कुनबा जब भी एक होता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जब भी एनडीए की भी सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रीढ़ की हड्डी है जिसपे सारे लोग मिनिमम रूप से अपने आप को एडजस्ट करते हैं।
विपक्ष के बीच मतभेद का तीसरा और सबसे अहम मुद्दा नेतृत्व का है। सवाल ये है कि अगर सीट बंटवारे पर सहमति बन गई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया, तो फिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा? वो कौन चेहरा होगा जिसे विपक्ष मोदी के मुकाबले 2024 के रण में उतारेगा? ये तय करना विपक्ष का तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। दरअसल विपक्षी एकता के नारों के बीच यही वो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे विपक्षी दिग्गजों को पार करना है। दरअसल विपक्ष में एक नहीं बल्कि तमाम नेता ऐसे हैं जिनको उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं। बेंगलुरु में विपक्षी बैठक में शामिल हो रहे कम से कम 4 ऐसे नेता हैं जिन्हें उनकी पार्टी और समर्थक पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं। इनमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और एनसीपी की तरफ से शरद पवार जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। राहुल गांधी चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो चुके हैं, बावजूद इसके कांग्रेस उन्हें भविष्य का नेता बताती है। सवाल है कि इतने नेताओं के बीच आखिर विपक्षी पार्टियां एक चेहरे पर कैसे सहमति बना पाएंगी? विपक्ष का चेहरा नहीं होगा। विपक्ष 1-to-1 लड़ेगा, 1-to-1 मार्किंग में रहेगा। जहाँ रीजनल पार्टीज ताकतवर है वहाँ रीजनल पार्टीज़ को मदद करेगा, जहाँ कांग्रेस पार्टी ताकतवर है वहाँ छोटी मोटी जो रीजनल पार्टीज़ है उनको थोड़ा शेयर देके उनका समर्थन लेने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि हमेशा यूपीए में जो प्रधानमंत्री है वो अक्सर, मैं इसको यूपीए नहीं कहता, यदि इसको हम बीजेपी के खिलाफ वाला फ्रंट माने तो वहाँ पे प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव के बाद तय हुआ है। 30 दिन में दूसरी बार विपक्षी दिग्गजों की बैठक हो रही है। विपक्ष की इस बैठक में आने वाली पार्टियों की संख्या भी बढ़ी है। चंद मुद्दों पर सहमति भी दिख रही है, लेकिन ये विपक्षी एकता के सफर का आगाज भर है। अभी तो इस आगाज का असल इम्तिहान बाकी है।